शनि राहु और उसके गुरु, उसकी दिशाएं, उसका आठवें घर का 12वें घर का क्या एक दूसरे पे प्रभाव, तो उसको ध्यान में रखते हुए अमेरिका का समय, क्योंकि जो ऊपर आया है वो एक दिन नीचे जाएगा, ये प्रकृति का नियम है, ये भविष्यवाणी नहीं है, ये नियम है। तो सूर्य के राजा और चंद्र के मंत्री के दौरान ये जो इलेक्शन हो रहे हैं, ये इलेक्शंस अगर न्याय, सत्य और धर्म पर होते हैं तो ममता जी के लिए संकट है। मंदिर इस साल बनवाए आपने, जो भी नाम लिए वो मैं अभी जानता हूँ, बाकी तो वो हमेशा जाके कलमा पढ़ती स्टेज पर, या मुसलमानों को, जिसको बोलते हैं कि माइनॉरिटी को खुश करने के जितने भी हथकंडे हो सकते थे उन्होंने किए। बस एक पॉलिटिकल जो गैप आएगा जिसमें योगी जी के प्रधानमंत्री बनने की हम देख रहे हैं, और वो 5 साल योगी जी को अगर मिल जाते हैं तो उसके बाद भी भारत के अंदर, मैंने बताया कि एक आर्मी का रोल है जी, मार्शल लॉ लगेगा। नमो नारायण। धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा और आज मेरे साथ मौजूद है हमेशा की तरह जाने माने आध्यात्मिक गुरु स्वामी योगेश्वरन गिरी महाराज जी, जिन्हें आप और हम स्वामी योग के नाम से ज्यादा जानते हैं, ज्यादा पसंद भी करते हैं। स्वामी जी, नए साल की नई शुरुआत में आपका धर्म ज्ञान स्वागत करता है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और सप्रेम नमस्कार सबको, नमो नारायण और नमस्कार के साथ प्रारंभ करते हैं। और ये पूरा वर्ष, आने वाला हर वर्ष हमेशा हमेशा का समय शुभ रहे जी। और आप खूब तरक्की करें, खूब आनंद की जिस ये लहरें हैं ना उसको प्राप्त करें। बिल्कुल, हम भी यही उम्मीद करते हैं कि ना सिर्फ हम और आप बल्कि हमारे दर्शक भी एक नई उम्मीद के साथ, एक सकारात्मक सोच के साथ उनके लिए ये नया साल यानी कि 2026 गुजरे। और आइए साल की शुरुआत के साथ ही आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले तो बात करेंगे उन भविष्यवाणियों की जिन्हें हमने सत्यता की कसौटी पर देखा है, जो आपने कही, और खासकर अमेरिका को लेकर। साथ ही साथ ये जो साल है 2026, इसमें क्या कुछ देखना भी हम लोगों के लिए बाकी है। आपकी 1000 दिनों की विनाश की जो भविष्यवाणियां हैं उसमें अब कौन कौन सी घटनाएं देखने को मिलेंगी। लेकिन सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगी अमेरिका को लेकर, क्योंकि हाल ही में साल की शुरुआत में वेनेजुएला पर जिस तरह से अमेरिका ने कब्जा कर लिया और अब राष्ट्रपति ट्रंप के रडार पर अब ग्रीनलैंड है। 5 देशों पर और कब्जा करना चाहता है अमेरिका। और आप ही की भविष्यवाणी थी पिछले साल 2025 में धर्म ज्ञान पर कि आप देखेंगे यूनाइटेड स्टेट्स यूनाइटेड नहीं रहेगा, अमेरिका खंड खंड हो जाएगा। तो क्या ये अमेरिका के टूटने की शुरुआत है? हाँ, बिल्कुल कह सकते हैं कि आपने देखा होगा रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स के जो सांसद हैं उनके बीच में गर्मा गर्मी की बहस हुई कि ये कौन सा कानून है कि आप किसी देश के राष्ट्रपति को ऐसे उठा करके पत्नी के साथ ले आओगे और इससे कोई फायदा नहीं होगा। ऐसे उनके सांसदों का भी कहना है कि ऐसे अमेरिका को कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं होगा। हालांकि हम जानते हैं ये जो पूरा वॉर है पेट्रोल को लेकर के वॉर है। बाकी तो एक फर्जी केस उन्होंने तैयार किया नार्कोस का, नार्को का कोई केस बनता भी है तो उसका कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। और ये हिम्मत तो कर ली खैर अमेरिका ने, और 75 साल में पहली बार यूनाइटेड नेशंस के नाक के नीचे आप सोचो किसी राष्ट्र के राष्ट्रपति को पत्नी के साथ उसके बेडरूम से निकाल करके ले आते हो और कोई डिफेंस लाइन आपकी काम नहीं करती है, कोई मिसाइल नहीं चली, कोई सुखोई नहीं निकला, कोई डिफेंस की S-300 S-400 उनके पास सब कुछ था। तो उसमें जो बहुत बड़ा षड्यंत्र है उसका भी पर्दाफाश हो गया कि किस तरह से अमेरिका ने उस पर काम किया था, किस तरह से करोड़ों डॉलर्स की रिश्वत दी गई थी। बट ये जो चीज है ये अमेरिका के लिए फायदेमंद नहीं होगी इन लॉन्ग रन। ये अमेरिका के लिए नुकसानदेह है क्योंकि आपने अपने मित्र राष्ट्रों के मन में भी संशय पैदा कर दिया। जैसे कि वो बात अभी चल ही रही थी कि दूसरे दिन उनकी ही कैबिनेट से जुड़े हुए एक मंत्री ने पोस्ट कर दिया कि ग्रीनलैंड के ऊपर भी उन्होंने अमेरिका का नक्शा बता दिया कि अब इसकी बारी होगी। अब ग्रीनलैंड देखने जाओ तो यूरोप का हिस्सा माना जाता है डेनमार्क के माध्यम से, जो कि नाटो का सदस्य है। और नाटो के पॉलिसी के अंतर्गत आप अपने ही ग्रुप के मतलब सदस्यों के ऊपर हमला नहीं कर सकते, और अगर किसी के ऊपर भी हमला होता है तो वो पूरे नाटो पे हमला माना जाएगा। तो मान लीजिए कि ग्रीनलैंड के ऊपर अमेरिका हमला कर दे तो पूरा यूरोप और अन्य देश अमेरिका पे हमला कर देंगे, उनका राइट बनता है, ऐसा लिखा हुआ है।
अब ये ऐसा विवाद है कि इसको कोई सॉल्यूशन इस तरह से नहीं आ सकता, लेकिन संशय तो उन्होंने क्रिएट कर दिया सबके मन में कि अमेरिका कुछ भी कर सकता है। और ये ट्रंप संशय की इस कार्रवाई से अब 4 और देश बताए जा रहे हैं, क्यूबा, कोलंबिया, ईरान और मेक्सिको। कहा जा रहा है कि अमेरिका इन पे भी हमला कर सकता है, इन्हें भी अपने कब्जे में ले सकता है। क्यूबा को तो बरसों के साथ मतलब हम देखते हैं विवाद है, कम्युनिस्ट राज्य है। मैक्सिको के साथ अमेरिका का बॉर्डर वाला विवाद है, जी। जैसे हमारा पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ है वैसे मैक्सिको के साथ है। आपकी मैं जानकारी को अपडेट कर लूं कि अमेरिका के पास जो टेक्सास राज्य है, जो बहुत बड़ा राज्य है अमेरिका में, टेक्सास, वो पहले मैक्सिको हुआ करता था। ओके। और उसको आधा हथिया लिया या थोड़ा बहुत पैसा दे करके उसको ले लिया गया। और अभी भी ये जो मतलब आप समझो कि साम्राज्यवादी नीति के अंतर्गत मैक्सिको की जमीन को हड़प कर आगे बढ़ना चाहता है अमेरिका क्योंकि रेयर अर्थ मिनरल्स आने वाले समय के अंदर ये डिक्टेट करेंगे पूरे दुनिया को। रेयर अर्थ मिनरल्स में आपको जमीन का होना बहुत जरूरी है, चाहे कितनी भी फालतू जमीन है एक राष्ट्र लेना चाहेगा। जो मुद्दा आप देख रहे हो चाइना और भारत के बीच में है, अक्साई चीन या दूसरे, ये रेयर अर्थ मिनरल्स को लेकर के है। तो अब धीरे धीरे करते हुए ग्रीनलैंड में अमेरिका का क्या इंटरेस्ट है, क्योंकि दुनिया का कहते हैं 25 से 30% रेयर अर्थ मिनरल उस जगह पे है। तो नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ये अब हम विनाश की तरफ बढ़ रहे हैं। और ये जो कर दिया उन्होंने वेनेजुएला वाला एपिसोड, इससे उन्होंने अपनी क्रेडिबिलिटी पे एक प्रश्न चिन्ह तो खड़ा कर दिया। उनके दोस्त भी उन पर डाउट करेंगे और ये आगे चलकर अमेरिका के मतलब खंड खंड होने के लिए कारण बनेगा। जब भी इतिहास लिखा जाएगा 20-25 साल बाद, तो लोग इसको याद करेंगे कि यहां से प्रारंभ हुआ। शक की मतलब जो सुई उसके मन में यहां से आती है। आप तो देखिए अमेरिका के खंड खंड होने की भविष्यवाणी कर चुके हैं, और आप ही की भविष्यवाणियों की तरह ही अमेरिका की धरती से इंडो अमेरिकन एस्ट्रोलॉजर पीवीआर नरसिम्हा राव, वो भी इस बात समर्थन दे रहे हैं और इस बात की वो भी भविष्यवाणी कर रहे हैं कि आप देखेंगे कि अब अमेरिका में टूटता हुआ नजर आएगा। लेकिन अमेरिका के विनाश के साथ ही उनकी ये भविष्यवाणी है कि अब अमेरिका के खत्म होते ही भारत अमेरिका की जगह लेगा और अखंड भारत एक नए अमेरिका के तौर पे उभरेगा। क्या ऐसी तस्वीर आपको भी नजर आती है? जो भविष्यवाणी होती है वो किसी व्यक्ति विशेष की नहीं होती है। और पीवी नरसिम्हा राव जी बहुत रिस्पेक्टेबल, मैं भी उनका आदर करता हूँ, बहुत अच्छे भविष्य करता है वो। तो ये जो भविष्यवाणियां होती है ये सर्टेन मतलब जो होते हैं ना, कॉन्क्रीट हमारे पास चीजें ना हो जब तक, जैसे कि 12 ग्रह हैं, उसके नवग्रहों की दशाएं होती हैं, उसके और भी जो आयाम देखे जाते हैं और जो उसके एंगल्स देखे जाते हैं, और वो जो देखा जाता है, जो दिख रहा है उसको प्रिडिक्ट कर रहा है। कोई आदमी अगर दिखा है कि बोर्ड पे ए लिखा है तो वो कह देगा कि मुझे तो ए ही दिख रहा है। हाँ, ये हो सकता है कि ए स्मॉल है या कैपिटल है, वो थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है, पर ए है। सेम वे जो प्रिडिक्शंस मोटा मोटी होती हैं कि मंगल, शनि, राहु और उसके गुरु, उसकी दिशाएं, उसका 8वें घर का 12वें घर का क्या एक दूसरे पर प्रभाव, तो उसको ध्यान में रखते हुए अमेरिका का समय, क्योंकि जो ऊपर आया है वो एक दिन नीचे जाएगा, ये प्रकृति का नियम है, ये भविष्यवाणी नहीं है, ये नियम है कि जो ऊपर आएगा वो नीचे जाएगा। भारत जो है वो वर्तमान में 1000 साल से रसातल में बैठा हुआ है। बिल्कुल आप देख रहे हो, मरी हुई प्रजा की तरह हम लोग, मतलब जो खाना बदोश लोग भी थे वो भारत को जैसे कि कुचल के चले गए, हम कुछ नहीं कर पाए। लेकिन भारत का अब समय जो है वो ऊंचा उठने का है। तो यहां से भारत का सूर्य उदय होना और वहां से अमेरिका का सूर्य, ये कोई एक दिन में नहीं होगा, एक महीने, एक साल में नहीं होगा, इट विल टेक टाइम। और मोटा मोटी आप उसको मान के चलिए कि जो 1939 या 40 के पास भारत हम ऊंचा देखते हैं, मतलब आज से 16 साल 15 साल की आसपास की अवधि है जी। तो 7.5 साल की एक साइकिल को जो हम गणित में लेते हैं भविष्य में, तो 2 साइकिल 7.5 की पूरी करने के बाद भारत एक बहुत अच्छे रिस्पेक्टेबल मुकाम पर है। और यस, अमेरिका को कोई गिराने के लिए भारत जवाबदार नहीं है, लेकिन अमेरिका अपने कर्मों से, क्योंकि उसकी प्रेरणा आपको परमात्मा जो देता है ना, समष्टि में एक व्यक्ति होता है और दूसरा समष्टि होता है, तो पूरे राष्ट्र को यह दुर्मति दे रहा है विधि का विधान, और उसी की तरफ वो बढ़ रहे हैं अपने आप, और उसी की तरफ बढ़ते बढ़ते ये डाउनफॉल की तरफ बढ़ेंगे और भारत जो है अपने कर्म के बल पर, तपस्या के बल पर, सनातन के धर्म के बल पर ऊंचा उठेगा। बिल्कुल सर।
चलिए, ये तो सर आपने मुझे साल के शुरुआत में फाइनली अमेरिका की पिक्चर दिखा दी है, और जो आपने मुझे पिछले साल भी दिखाई थी। अब मैं बात करूंगी अपने खुद के देश भारत की, और इस वक्त साल की शुरुआत में एक बहुत ही खूबसूरत तस्वीर सामने आई 5 जनवरी के दिन। भले ही राजधानी दिल्ली में पधारे योगी आदित्यनाथ की जब मोदी जी के साथ भेंट हुई, तो इसे एक औपचारिक भेंट के तौर पर दिखाया गया। एक तस्वीर सोशल मीडिया में वायरल हुई, लोग भी देख सकते हैं किस तरह से पीएम मोदी और योगी जी की मुलाकात, और योगी जी भेंट में राम मंदिर दे रहे, राम मंदिर की रिप्लिका भेंट करें। और ठीक इसी तरह की पिक्चर मुझे याद है 2021 में 4 साल पहले भी दिखी थी, जिसे योगी जी ने खुद ट्वीट किया था, और उसमें मोदी जी उनके कंधे पर हाथ रखे हुए थे। तो ये दो तस्वीरें इस वक्त मेरे जहन में आई, तो मैंने सोचा मैं आपसे पूछ लूं, क्या ये तस्वीर सिर्फ एक आम तस्वीर है क्या, या फिर ये कुछ एक तरह से कुछ इंडिकेट करने वाली कि कुछ अब भविष्य में होने वाला है? देखो, हर चीज का संकेत होता है, उस संकेत को 360 डिग्री में हम अलग अलग तरीके से, जिसको आप इंडिकेशन बोलें या संकेत बोलें, वो समझने की अपनी अपनी बात हो सकती है। जो 2021 का आपने बताया चित्र, उसमें मोदी जी का हाथ उनके कंधे पे है, जी, ठीक है, और 2025 में उनके हाथ में राम मंदिर है, प्रतीकात्मक राम मंदिर है। तो आपने जर्नी देख ली कि जिसके कंधे पे मोदी जी का हाथ हो, राम जी उनके साथ होते हैं। अब ये अपने अपनी तरीके से पढ़ने की बात है। मैं मानता हूं कि ये जो सनातन भूमि है, ये जो सनातन राष्ट्र है, इसको हम राम राज्य कहते हैं। जब हम इसको राम राज्य कहते हैं, तो राम राज्य का मतलब सिर्फ दशरथ नंदन राम से नहीं है। राम का मतलब सनातन की उन संस्कारों से है, सनातन के उन प्रिंसिपल से है, जिसमें न्याय हो, धर्म हो, सत्यता हो। ये चीजें बहुत जरूरी हैं। और वर्तमान में अगर आप सारे भारत के राज्य और उसके मुख्यमंत्रियों को देखेंगे, तो जिस परिस्थिति में उत्तर प्रदेश था योगी जी से पहले, उसमें न्याय की, धर्म की, सत्य की, जिसको कहते हैं ना, स्थापना करने में जो उन्होंने योगदान दिया है और जितनी सफाई उन्होंने की है, वो सफाई की आवश्यकता वर्तमान में सिर्फ यूपी को नहीं, उत्तर प्रदेश को नहीं, भारत को है। तो वो नेतृत्व तो तैयार हो रहा है मोदी जी के हाथ से। मतलब आप संकेत लो कि वो नेतृत्व जैसे छोटा बच्चा बड़ा हो रहा है पिता के सामने, अब पिता ने उसको इतना बड़ा कर दिया है कि वो उसका जवाबदारी लेने को तैयार है। तो मैं इसको शुभ मानता हूं, मैं इसको बहुत ही मानता हूं कि एक डिवाइन मैसेज कुदरत की तरफ से, कि एक अच्छा नेतृत्व भारत के राजनीतिक पटल पर उभर रहा है। और आने वाले दिनों के अंदर बिल्कुल आप देखेंगे कि राजनीति की जो ये सत्ता है, या राजनीति के गलियारे में प्राइम मिनिस्टर पद की दावेदारी में योगी जी का नाम बिल्कुल अग्रिम पंक्ति में होगा। क्या आपको लगता है जब वो दिन आएगा तो जो तस्वीर होगी वो पीएम मोदी जी के अकाउंट से ट्वीट हो सकती है? मैं ये तो मतलब जिसको हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, ये जिसको अंदाज लगाना होगा, ये बड़ा महत्वपूर्ण नहीं है कि किसके अकाउंट से क्या तस्वीर आ सकती है। अगर संगठनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो बीजेपी बहुत ही डिसिप्लिन ऑर्गेनाइजेशन है कंपेयर टू दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से। आप ये भी तो पूछ सकते हो कि ये दूसरे मंत्रियों के ट्विटर से भी आ सकती है तस्वीर, बिल्कुल आ सकती है, क्योंकि आपको नेतृत्व में अपने श्रद्धा दिखानी पड़ती है, नेतृत्व के साथ एकजुटता दिखानी पड़ती है। तो वाई मोदी के अलावा भी जो नेता हैं वो भी ट्वीट कर सकते हैं कि योगी जी ने अपना नेतृत्व लिया है। कुल मिलाकर के संकेत तो शुभ हैं, चाहे किसी के भी अकाउंट से ट्वीट हो। बिल्कुल। अब देखिए, राजधानी दिल्ली से अब सीधा मैं पश्चिम बंगाल जाना चाहूंगी। पश्चिम बंगाल इसलिए क्योंकि 3 महीने बाद पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव है, और पश्चिम बंगाल की पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, बंगाल किसे अपनी क्वीन बनाता है या किंग बनाता है। फिलहाल तो दीदी जमीनी स्तर पर एसआईआर की रोक को लेकर एडी चोटी का जोर लगा रही है। चुनाव आयोग के जो आयुक्त हैं ज्ञानेश जी, उनको तक चिट्ठी लिख चुकी है, ज्ञानेश कुमार जी को लेटर लिख चुकी है कि तुरंत एसआईआर को अब हटाइए। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्या चुनाव तक दीदी एसआईआर को हटा पाने में कामयाब हो पाएगी? एसआईआर एक प्रक्रिया है, एक कानूनी प्रक्रिया है, ये व्यक्ति की प्रक्रिया नहीं है, पार्टी की प्रक्रिया नहीं है। और हमें ये स्वीकार भी करना पड़ेगा कि जो लोग हमारे हैं ही नहीं, उनका नाम अगर है उसको हटाना बहुत जरूरी है। दूसरा, जो मर चुके हैं उनका लिस्ट में नाम और कोई फर्जी वोट करके चला जाए, उसको हटाना, साफ सफाई बहुत जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट भी कहता है कि ये प्रक्रिया है, उसको होने देना चाहिए। तो बंगाल के अंदर
जब सारी पार्टियां, ऐसा थोड़ी बीजेपी, कांग्रेस भी कहती है कि ये जो हो रहा है उसमें साफ सफाई की आवश्यकता है और हो भी रही है। अब इसका असर ये होगा कि यस, जब एसआईआर प्रक्रिया अपने पूरी ईमानदारी से निभा ली जाएगी बंगाल के अंदर, तो आप मान के चलना कि मोटा मोटी बांग्लादेशी जो हैं बंगाल के अंदर घुसे हुए, हम मानते हैं 4-5 करोड़ है। उतने न भी हों, कम ज्यादा भी हों, पर हैं तो सही, ये तो मानना है। जी तो जब बांग्लादेशियों के हम रील्स देखते हैं या इस तरह की इंटरव्यूज देखते हैं कि वो बॉर्डर क्रॉस करके आए, फिर आधार कार्ड भी मिल गया उनको, वोटिंग कार्ड भी मिल गया और सारी सहूलियतें भी मिल गई, प्राइम मिनिस्टर का आवास योजना मिल गया और भी कई सहूलियतें मिलती हैं, तो जो इस देश का व्यक्ति है, जो उस देश में जन्मा है, उसके अधिकार को छीन करके कोई पड़ोसी देश, बांग्लादेश या पाकिस्तानी, इस तरह का अधिकार ले और उसको एसआईआर के माध्यम से अगर हमें बाहर निकालना पड़े तो बिल्कुल अच्छी बात है, इसमें बुरे मानने की बात नहीं है। तो ममता जी जो भी बोलते हैं, मेरे ख्याल से ये एक होता है ना किसी को खुश करने के लिए कि देखो मैं आप लोगों के हितों को देख रही हूँ, क्योंकि वो वोट करोड़ों में है, बांग्लादेशी वोट तो है और वो निर्णायक वोट है। और वो वोट कभी भी, वहां के एक नेता ने, बीजेपी के नेता ने कहा था, मुझे नाम तो याद नहीं आ रहा है, कि वो बीजेपी वाला अगर अपना किडनी भी उसको डोनेट कर लेना तो बांग्लादेशी उसको कभी वोट नहीं देगा। तो ये फैक्ट बिल्कुल बात है, कभी नहीं देगा। तो जब वो एक ही पार्टी के लिए वोट कर रहा है तो सीधी सी बात है, वो एक पार्टी कभी जो सत्ता में रही होंगी, कम्युनिस्ट पार्टी, कांग्रेस पार्टी, और आज टीएमसी है, तो टीएमसी को वो डर है कि वोट खोने का, और इसके लिए उसका ऑब्जेक्शन लेना भी जायज बनता है। उसकी जगह पे दूसरी कोई पार्टी होती वो भी यही करती। लेकिन जो नीति है, जो निर्णय है, जो सत्य है, वो यही कहता है कि एसआईआर की प्रक्रिया, जो एसआईआर का जो पूरा प्रोसीजर है उसको पूरा करना चाहिए। और अप्रैल के महीने में, जैसा कि आप बता रहे हैं, मुझे तो इसका ज्ञान नहीं है कि कब वोटिंग है बंगाल के अंदर, पर मान लीजिए कि अगर अप्रैल के अंदर आप बता रहे हो कि वोटिंग है, तो ये बहुत, 2 टाइम जोन के बीच में वोटिंग आ रही है। पहला टाइम जोन जो जनवरी से 19 मार्च तक का है, क्योंकि 19 मार्च 2026 से आप देखेंगे नूतन वर्ष आरंभ हो जाएगा, जी चैत्र का, नवरात्रि होती है, शक्ति की साधना होगी, शक्ति की स्थापना होगी, बंगाल शक्ति का गढ़ है। अब दोनों को मैं कंपेयर करके आपको बताऊं कि 2026 में तो ठीक, लेकिन 2025 की जो विक्रम संवत 2082 थी, उसका संवत्सर में हम बताते हैं वो सिद्धार्थ नाम की संवत्सर थी, और अब जो आएगी वो रुद्र नाम की संवत्सर आ रही है इसके बाद 19 मार्च 2026 से। जी 2026 मार्च तक बृहस्पति जो है वो राजा है और मंगल मंत्री है मार्च तक, और जैसे ही 19 मार्च 26 में नवरात्रि नूतन वर्ष आ जाएगा चैत्र का, तब राजा सूर्य है और मंत्री चंद्र है। जी अब राजा सूर्य है तो आप कभी भी सूर्य की उपस्थिति में झूठ नहीं बोल सकते हो। आप सूर्य की उपस्थिति में अधर्म कर तो सकते हो लेकिन पकड़े जाओगे। और आपका मंत्री चंद्र है, चंद्र मन का कारक है। चंद्र अपने से स्वप्रकाशमान नहीं है, चंद्र सूर्य के प्रकाश से प्रकाशमान है। तो इट इज एज गुड एज, मानो कि मुख्यमंत्री हस्बैंड और उप मुख्यमंत्री वाइफ हो तो एज गुड एज फैमिली तो एक ही हुई। तो सेम थिंग, राजा सूर्य है और मंत्री चंद्र है, और चंद्र का जो प्रकाश है वो भी सूर्य का ही है। जी तो राजा सूर्य है एंड इनडायरेक्टली मंत्री भी सूर्य है। और सूर्य न्याय का देवता, शनि का पिता माने जाते हैं, और सूर्य की उपस्थिति मतलब सत्य की उपस्थिति है, धर्म की उपस्थिति है, ट्रांसपेरेंसी की उपस्थिति है। और सूर्य जो है वो साक्षात हम नारायण मानते हैं। आदि शंकराचार्य ने जिन पंच देवों की पूजा दी उसमें सूर्य मुख्य दिया। क्यों? आप सबको नकार सकते हो, सूर्य को नकार नहीं सकते, बिल्कुल और सूर्य ने भी किसी को नकारा नहीं है। तो सूर्य के राजा और चंद्र के मंत्री के दौरान ये जो इलेक्शन हो रहे हैं, ये इलेक्शंस अगर न्याय, सत्य और धर्म पर होते हैं तो ममता जी के लिए संकट है। संकट इसलिए नहीं है कि कोई पार्टी संकट खड़ी कर रही है, परंतु जो प्रारब्ध कर्म हम करके आए हैं वो कर्म अब फलीभूत होगा। सूर्य की उपस्थिति में वो कर्म फलीभूत होगा, और शक्ति की उपासना साथ साथ में नवरात्रि प्रारंभ होगी 19 मार्च से। और अगर 19 मार्च के बाद चुनाव हैं तो ये बहुत ही, मैं देखता हूं भविष्यवाणियों के माध्यम से या कैलकुलेशन के माध्यम से, ये ममता जी के लिए ठीक नहीं बैठेगा। ममता जी इसमें वीक दिख रही है, और बाकी तो जनता जनार्दन है।
चाहे तो बदल दे उस निर्णय को। लेकिन देखिए ना, मंदिर नीति में हमने मोदी सरकार को उठते हुए देखा हुआ है 2014 से लेकर अब तक, मंदिर नीति मोदी जी की। और उसी मंदिर नीति पर क्या आपको नहीं लगता कि ममता बनर्जी अपनी कुर्सी बचा पाएगी? दीघा में भव्य जगन्नाथ मंदिर बना चुकी है, उसके दर्शन पूरी दुनिया कर रही है। न्यू टाउन में दुर्गा आंगन मंदिर की नींव रख चुकी है। इसी महीने के दूसरे या तीसरे हफ्ते में ही वो महाकाल मंदिर की भी नींव रखेंगी। अब खुद को सेक्युलर, मैं यही पूछना चाह रही हूँ कि ममता बनर्जी अपने आप को सेक्युलर बताने की कोशिश कर रही है। लेकिन आपने जितनी भी बातें बताई उसमें तो वो हिंदूवादी साबित हो गई, इतने मंदिर बना लिए। पार्टी के नेता भी तो एक्स एमएलए ही भले गए, कबीर, हुमायूं कबीर, वो तो दूसरी तरफ बना ही रहे हैं ना। मुर्शिदाबाद में नई बाबरी की नींव रख चुके हैं। पिछली बार मैंने आपसे पूछा था। जी, एक्चुअली राजनीति में क्या होता है, राजनीति अवसरवादिता है। अपॉर्चुनिटी को अगर आप ग्रैब कर सकते हो तो आप उसको कैश करोगे तो उसका रिजल्ट पॉजिटिव है। और ये अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना और अपॉर्चुनिटी का आना और उसके बाद उसमें भविष्य, धर्म और भी कैलकुलेशंस जोड़ करके इसका जो अंतिम परिणाम आता है वही परिणाम माना जाता है। ये जो बाबरी मस्जिद वहां बन रही है मुर्शिदाबाद में, और उनके ही नेता, एक्स मैं बोलूंगा, अभी तो वो शायद पार्टी से निष्कासित भी हो गए होंगे, तो ये पूरा समीकरण जो है ये धर्मों का समीकरण है। क्योंकि बंगाल के अंदर मोटा मोटी ऐसा माना जाता है कि 40% मुस्लिम वोट है। और अभी भी मेरी जानकारी में है कि हर जुम्मे को जो नमाज होती है उस बाबरी मस्जिद के ग्राउंड पे, वहां लाखों जमा होते हैं नमाज पढ़ने वाले, और हर जुम्मे को वहां पर चंदा भी जमा किया जाता है। एक ही मस्जिद बंगाल में बनाने से अगर निर्णय हो सकता है राजनीति का, और एक ही मंदिर बनाने से अगर निर्णय हो सकता है, तो अक्लमंद राजनीति वो है जो उस चीज को पहले से समझ जाए। मुझे लगता है कि ममता जी ने थोड़ा देर कर दिया इस चीज के लिए। जी, ममता जी ने मंदिर इस साल बनवाए, आपने जो भी नाम लिए वो मैं अभी जानता हूँ। बाकी तो वो हमेशा जाके कलमा पढ़ती स्टेज पर, या मुसलमानों को, जिसको बोलते हैं कि माइनॉरिटी को खुश करने के जितने भी हथकंडे हो सकते थे उन्होंने किए। मेजॉरिटी जितने कांड हुए उसमें, जो पिछले दिनों रेप केस हुए या जो भी हुए, उसमें वो जनता के दिल में उतर नहीं पाई। हालांकि व्यक्तिगत रूप से मैं उनको नहीं जानता हूँ, मेरे लिए तो वो आदरणीय है, एक नारी है तो बहुत ही शक्ति का प्रतीक भी है, और नारी शक्ति का प्रतीक है, इसीलिए शायद बंगाल में स्त्रियों ने उनको हमेशा सर आंखों पे बिठाया। बिल्कुल। लेकिन एक लिमिट तक, आप कोई भी नेता हो, अगर वो नेता अति कर लेता है तो फिर उसको जनता गिरा भी देती है। और मुझे लगता है कि जो डेवलपमेंट्स बंगाल में दिख रहे हैं, अभी भी समय है उनके पास, 100 दिन का समय अभी भी है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल का समय है। अगर उनके कोठरी के अंदर बहुत अच्छे वेल विशर्स और अक्लमंद लोग हों जो उनको बैलेंस राजनीति सिखा सकें, उनको करना कुछ नहीं है, एक कदम कहीं से पीछे हटना है और एक कदम कहीं आगे बढ़ना है। एक कदम की बात है, तो वो चाहे तो अपना राजनीतिक करियर थोड़ा बहुत बचा सकती है, वरना जो दिख रहा है वो शुभ नहीं है उनके लिए। बिल्कुल सर। बात कर लेते हैं सर अब 2026 की भविष्यवाणियों को लेकर। साल की शुरुआत जी, में आप हमसे जुड़े हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी, दर्शक भी आपकी भविष्यवाणी का इंतज़ार कर रहे थे कि सबसे तो सुनिया कि इस साल क्या क्या होने वाला है, लेकिन स्वामी यो जी की प्रिडिक्शंस क्या कहती है 2026 को लेकर, ये भी जानना चाहिए कि आपकी प्रिडिक्शंस किस आधार पर होती है। देखो मैं मोर प्रेफर करता हूँ ये अंधविश्वास को न फैलाया जाए, कमजोर किसी को न किया जाए। ये चीजें आपको गाइडेंस के लिए हैं। भविष्यवाणी का मतलब मैं हमेशा कहता हूँ कि जैसे मान लीजिए कि रोड की तरफ आप बढ़ रहे हो, आगे मोर है और वो बोर्ड आप देखते हो कि आगे मोर है। अब जब बोर्ड देख लिया आगे मोर है तो वहां गाड़ी नहीं मुड़ाते, गाड़ी तो धीरे धीरे मुड़ जाएगी। फिर पहाड़ों पे जब चलते हैं तो उसमें लिखा होता है कि सावधान हो जाइए, ऊपर से पत्थर गिरने की डर संभावना है। तो उसका मतलब ये नहीं कि आप गाड़ी खड़ी करके वेट करोगे कि पत्थर गिर जाए फिर जाऊंगा। भविष्यवाणियां आपको सिर्फ इस तरह की एक इंडिकेशंस देती हैं, एक जिसको कहते हैं ना संकेत देती हैं भविष्यवाणियां। अभी तक मैंने जीवन में ऐसा नहीं देखा कि आपने उसको कहा और वो 100% पहले से ही कहा और वो 100% सही होगा। जी, गुरुजनों की कृपा से और महात्माओं की या प्रभु की कृपा से
आप 60-70%, 80% तक पहुंच सकते हो। 100% तक भविष्यवाणी करना, ये तो भविष्य के जिन्होंने शास्त्र लिखे वो भी नहीं कर पाए। भृगु संहिता के अंदर आता है कि वो अपनी बेटी का भविष्य देख लेते हैं, भृगु महर्षि। जी। और भृगु जब देख लेते हैं कि उनकी बेटी के योग में विधवा होने का योग है, तो वो कहते हैं कि मैं तो भृगु संहिता लिखने वाला और पूरी संहिता को इसको बदल दूंगा। और वो बदलने के लिए क्या करते हैं कि उनकी पूरी जन्म कुंडली को वो बदलना शुरू कर देते हैं, और उसमें जन्म कुंडली तो नहीं बदल सकते हैं, लेकिन उसमें जो लग्न का समय था, विवाह का समय था, वो समय को उन्होंने माइनस करके अलग समय तय किया जहां पे सारी प्लेनेटरी सिस्टम उनके पक्ष में थी, वरना उनको विधवा योग था बेटी को। तो विधवा योग टालने के लिए उन्होंने सारी कैलकुलेशन की। उस जमाने में जो वॉच चलता था वो रेती वाला, आपने देखा है कि रेती गिरती रहती है, उस तरह का घड़ी चलता था। जी। अब सारे घड़ी चौघड़िए फिट किए भृगु ने, और लग्न होता है, विवाह होता है। विवाह के कुछ दिनों बाद जब योग था उसकी विधवा बनने का, तो वो विधवा बन भी गई। तब भृगु ब्रह्मा जी से कहते हैं कि ये तो अन्याय है, मैंने सारे समीकरण बदल दिए, कि आपने जो विधि का आवेदन कर रखा था कि ये विधवा होगी, मैंने उसको बदल दिया, और बदलने के बाद भी ये विधवा हो गई, तो इसका मतलब क्या हुआ? तो ब्रह्मा जी उनको कहते हैं कि भृगु जी आप एक काम करिए, जो आपकी ये रेत वाली है ना, सैंड क्लॉक जिसको हम बोलते हैं, उसको देख लीजिए ठीक है क्या। तो वो देखते हैं कि जहां से रेत गिर रही थी उसमें एक बाल अटका हुआ था, सर का बाल। उस वजह से उसकी स्पीड कम पड़ गई और वो काल की गणना उनकी खत्म हो गई। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, मैं जो कहना चाहता हूं कि एक विधि का अटल विधान है, आप उसको बदल नहीं सकते हो। बारिश होगी, आप बारिश को रोक नहीं सकते हो, लेकिन हाँ मैं आपको बचा सकता हूँ, एक छाता बना के आपको दे दूं, आपको रेनकोट दे दूं, आप बच जाओगे। लेकिन आप बोलोगे मैं बारिश रोक दूं, ये तो सामर्थ्य किसी में भी नहीं है। एटलीस्ट मैं बड़ी विनम्रता से कहूं कि हम जन्म कुंडली या भविष्य देखते हैं तो उसको एनालिसिस करते हैं, एनालिसिस करने के बाद उसमें जो समाधान होता है वो इंडिविजुअल होता है। राष्ट्र के लिए या इसके लिए कोई समाधान विशेष बड़ा नहीं दे सकता कोई। और सप्तऋषियों में से जब मैंने बताया कि भृगु वो काम नहीं कर सके, तो अगर वो कोई क्लेम करता है तो मेरा यहीं से साष्टांग प्रणाम है, बट अदरवाइज हम आपको सिर्फ छाता दे सकते हैं या कोट दे सकते हैं। तो जिन भविष्यवाणियों को मैं बता रहा हूं अभी राष्ट्र के लिए, अपने सनातन के लिए बता रहा हूं, तो उसमें सबसे पहले जो आयाम मैंने अपने चैनल पे भी इसको लोड किया था, सामाजिक है, आर्थिक है, राजनीतिक है, आध्यात्मिक है, जियो पॉलिटिक्स, इकोलॉजी, एनवायरमेंट, एआई, स्पेस, स्वास्थ्य, धार्मिक, यूनाइटेड नेशन से लगते हुए। तो कम समय के अंदर आप कौन सा सुनना चाहेंगे? सर शुरुआत में अपने देश से करना चाहती हूँ। तो देश के अंदर देखो, समाज के जो वर्ग हैं अलग अलग, हमारा देश तो विविधताओं से बड़ा हुआ है। तो विविधताएं हैं, जात है, पात है, ज्ञाति है, उसमें अलग अलग धर्म है, उसमें दर्शन है। उसके बीच में ये घर्षण का समय तो रहेगा। जून तक का समय अभी भी खराब है, ओवरऑल अप्रैल तक। क्यों? अभी भी मंगल जो है वो मंत्री है और बृहस्पति वहां राजा है। जब 19 मार्च 2026 को नया वर्ष आएगा तो उसके 30-40 दिन के बाद ये समय समाज को बांधने के लिए थोड़ा बहुत पॉजिटिव बढ़ जाएगा, अच्छा होगा। पर फिलहाल मार्च तक मंगल का स्वभाव जो है तनाव का, मंगल मीन्स अस्थिरता, मंगल मीन्स अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी जो है वो गड़बड़ चलती रहेगी, वो देश में भी होगा। तो अप्रैल तक का समय देश के लिए थोड़ा सा जिंदाबाद मुर्दाबाद आप देखोगे। अप्रैल में जैसे ही बारिश गिरेगी तब धीरे धीरे अपनी जो समाज है, सोसाइटी है, उसका घर्षण कम होगा कंपैरेटिवली, लेकिन रहेगा सही। दूसरा, अगर आर्थिक रीत से देखा जाए तो आर्थिक रीत से जैसे पिछली बार भी मैंने कहा था, सोना तब 78,000 चल रहा था, 70 चल रहा था, मैंने कहा 95 हो जाएगा, वैसे तो 1.25 हो गया। सोना और ऊपर जाएगा, महंगा होगा। लेकिन बीच में इसका 1-2 दिन का ऐसा समय आएगा जब सोना धड़ाम से गिरेगा, और उसके गिरने के कई कारण होंगे, उस कारणों पे नहीं जाते हैं, लेकिन ओवरऑल सोना ऊपर ही रहेगा, चांदी भी ऊपर रहेगी। लेकिन तीसरी चीज मैं बोल रहा हूं जो आज तक ऊपर कम गई है, वो होगा तांबा। तांबा बहुत वर्टिकली महंगा होने जा रहा है। तो आप जो पूजा पाठ के अंदर तांबे के बर्तन देखते हो, अब धीरे धीरे करते हुए लोग पहले सोना यूज करते थे, चांदी यूज करते थे, तांबा आप कर रहे हैं, वो भी विड्रॉ हो जाएगा क्योंकि तांबा महंगा होने वाला है। मेटल्स के अंदर देश के अंदर जो एंटरटेनमेंट की इंडस्ट्री है वो तरक्की करेगी। ओटीटी कंटेंट और
टेक्नोलॉजी में आगे जाएगा और अच्छी अच्छी पिक्चर्स आपको देखने को मिलेगी फ्रॉम एंटरटेनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। स्टॉक मार्केट के अंदर जितना ही अप जाएगा उतने ही वेरिएशंस में नुकसान भी देगा, बट ओवरऑल स्टॉक मार्केट के अंदर आप देखोगे लोग पैसे डालते ही रहेंगे, जी। क्योंकि लालच बुरी बला है। जो एक बार गिरता है उसको लगता है कि कल तो फायदा हो ही जाएगा। पर मैं कहूंगा कि मिडिल क्लास से पर्सन को इस लालच से थोड़ा सा दूर रहना चाहिए। जितना हो सके आप हार्ड अपनी सेविंग्स जो है वो प्रमाणिक बैंकों में रखें, क्योंकि कुछ बैंकों के दिवालिया होने की भी कगार पे आप देखोगे, समाचार मिलेंगे आपको। स्पेशली जो छोटी बैंक्स, कारपोरेट बैंक्स हैं, वो कारपोरेट नहीं, सॉरी, कोऑपरेटिव बैंक्स जो हैं उसमें आपको कई गड़बड़ियों के समाचार मिलेंगे। और वही आरबीआई वाला नियम लागू पड़ेगा कि आप एक पर्टिकुलर अमाउंट तक ही आपको मिलेगा, बाकी का आपको जब मिलेगा तब मिलेगा। तो थोड़े बैंक जिनमें आप लगा रहे हो वो प्रमाणिक बैंक हो। चिट फंड के मैटर्स में लोग कम फंसे, क्योंकि चिट फंड वाली जितनी स्कीम्स होंगी, पोंजी जिसको हम स्कीम्स कहते हैं, वो सारी धाराशायी होने वाली है और काफी नुकसान करेंगी। तो मिडिल क्लास को जी। उसमें नहीं आना चाहिए। जो आईटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सेक्टर में काम करने वाले हैं नौकरियों में, उसमें जॉब कट आएगी। अलग अलग देशों से भी लोग भारत वापस लौटेंगे, विदेशों से भी लौटेंगे, और भारत के अंदर भी इसका जो इतना बड़ा बना हुआ है स्केल लाखों में, वो स्केल डाउन होने वाला है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो काफी आगे बढ़ेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई जिसको हम कहते हैं, वो इतना रिप्लेस करेगा कि 4 आदमियों का काम एक आदमी करता रहेगा कंप्यूटर के माध्यम से, जिसको मैं कह रहा हूँ। प्रगति तो होगी ट्रांसपोर्ट सेक्टर के अंदर, एयर में भी आप देखोगे प्रगति है, रेल में भी है, रोड में भी है। उसी ही परिप्रेक्ष्य के अंदर अगर हम देखें, उसी परसेंटेज से एक्सीडेंट्स भी होंगे। अब आप कहोगे ये कौन सी बड़ी बात है, ये तो होता ही है। जी। बट इस बार जल मार्ग को लेकर के, जल से जोड़ करके काफी एक्सीडेंट्स होंगे। जल में मतलब मैं कहता हूं कि जैसे रात के अंधेरे में आप हाईवे क्रॉस कर रहे हो और किसी नहर में गाड़ी गिरना, नदियों के पुल टूटना, नदियों के पुल या दूसरे नालों के पुल से रेलवे के एक्सीडेंट्स होना, ये कनेक्टेड इस तरह के एक्सीडेंट्स भी होने की पूरी पूरी संभावना है। बाकी तो ओवरऑल देखा जाए एनवायरनमेंट के अंदर समय ठीक नहीं है। अति गर्मी भी होगी, अति ठंड भी होगी, और जहां हमने नहीं सोचा, अब जैसे दक्षिण भारत के अंदर ठंड की आगाही की गई है, जहां इतनी ठंड नहीं होती है वहां हो रही है, क्योंकि ओवरऑल ग्लोब, ओवरऑल जो हमारा प्लेनेट है वो पूरा का पूरा अफेक्टेड है। इसमें बिल्कुल भारत सही अपने सही मन से चाह करके भी कुछ नहीं कर सकता। तो यस, सीजन वाइज भी ये तकलीफ रहेगी। स्पेस की दुनिया में हम तरक्की कर रहे हैं, भारत तरक्की कर रहा है। डिफेंस में भारत बहुत तरक्की करेगा। डिफेंस के अंदर बहुत अच्छे एक्सपोर्ट्स हैं भारत के, भारत बहुत कमाएगा भी उसमें से। और जो ये अमेरिका का कदम हुआ वेनेजुएला वाला, इससे डिफेंस इंडस्ट्री को बूम मिलेगा, उसमें भारत को भी फायदा होगा। भारत अपने जो मित्र राष्ट्र हैं उससे करेगा। स्वास्थ्य में जल तत्व की बीमारियां आगे और बढ़ेगी। जैसे आपने देखा पिछले दिनों इंदौर, गांधीनगर, बेंगलोर में दूषित जल पीने से काफी जी। कुछ केसेस आए हैं, वो और बढ़ेंगे। तो मैं यही कहूंगा कि पर्सनली, कि जहां जहां पे आप बाहर घूमने जाते हो और आपको जल से जुड़ा हुआ, जैसे पानी पूरी खाते हो, गोलगप्पे खाते हो, आइसक्रीम से, शरबत है, इन चीजों को अवॉइड करें, क्योंकि वहीं से ही आपकी बीमारियों का प्रारंभ होगा। धार्मिक रीत से वैसे मैं देखता हूं कि भारत के अंदर सनातन की जो है वो साधना बढ़ रही है, सनातन का अच्छा बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी अलग अलग प्रकार, अलग अलग दर्शन के लोग, घर्षण बट नेचुरल है। ओवरऑल दुनिया में जो है क्रिश्चियनिटी और इस्लाम का घर्षण होता रहेगा, पर भारत का सनातन धर्म जो है वो, क्योंकि भारत को गुरु स्थान पे पहुंचना है जी। और 2039 को देखते हुए, तो सनातन धर्म, युवान स्पेशली इन धर्म के साथ और जुड़ेंगे, और उनको जोड़ने के लिए जो भी एआई इसमें काम करेंगे, काफी अच्छी आप देखोगे क्रिएटिव फिल्म्स वगैरह इसमें उसको इनकरेज करेगी। तो ओवरऑल भारत के लिए इस साल मैं अच्छा देखता हूँ, स्थिर भी देखता हूँ। बाकी इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, जो चीजें होती है उसको हमें स्वीकार करना चाहिए, उसके आगे बढ़ना चाहिए। ओवरऑल ये साल भारत के लिए अच्छा है। लेकिन भारत का विश्व गुरु वाला काल आप कब देखते हैं? मैंने उस प्रश्न में आपको बताया था कि 7.5 साल की 2 साइकिल्स जैसे हैं। तो अमेरिका का जब तक आप सीट एक है, एक ही आदमी के बैठने की जगह है, दो तो नहीं बैठ रहे हैं। तो अभी उस विश्व पर कौन बैठा हुआ है आर्थिक रीत से कहिए या डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू, अमेरिका है। उसके बाद 2-3 और राष्ट्र भी हैं, चाइना है, रशिया है।
तो यहां से जब तक नीचे ना उतरे तब तक नीचे वाला ऊपर जाके बैठने की तैयारी कैसे करेगा? आपको तैयारी करते रहनी है, तो भारत तैयारी कर रहा है। जी मुझे लग रहा है कि 2027 के आसपास एक पॉलिटिकल जो गैप आएगा, जिसमें योगी जी के प्रधानमंत्री बनने की हम देख रहे हैं, और वो 5 साल योगी जी को अगर मिल जाते हैं तो उसके बाद भी भारत के अंदर, मैंने बताया कि एक आर्मी का रोल है, जी मार्शल लॉ लगेगा। जी और 2039 के आसपास हम जो भी रहेंगे वो देखेंगे कि भारत एक स्वर्णिम युग में पहुंच चुका है और गुरु स्थान पर अब उसकी बातें जो हैं स्वीकार्य भी हैं, और वो कह भी रहा है और लोग कर भी रहे हैं। उस तक आपको 12-15 साल की तपस्या करनी पड़ेगी, और ये 7.5 साल की 2 साइकिल, और भारत को जो भी हो शक्ति साधना की तरफ बढ़ना पड़ेगा। शक्ति साधना के सिवाय भारत के पास कोई उपाय नहीं है, और ये शक्ति साधना का प्रतीकात्मक प्रारंभ बंगाल से है। अगर बंगाल में आप एक परिवर्तन देखते हो तो ये निश्चित मान लेना कि भारत उस परिवर्तन की तरफ पॉजिटिवली आगे बढ़ा है। अब ये बंगाल के लोगों के हाथों में है, क्योंकि जब जब बंगाल जगेगा शक्ति जगेगी, शक्ति जगेगी बंगाल जगेगा, भारत जगेगा, भारत जगेगा विश्व जगेगा। तो सब बिल्कुल। प्रारंभ वहीं से। अच्छा सर, मुझे याद है पिछले साल आपने कहा था कि कुछ केमिकल होगा, वाटर से भी आपने हमें आगाह किया था, और अभी जो केसेस आए वो भी आप इस साल भी बता रहे हैं कि वाटर से हमें सतर्क रहने की ज़रूरत है। तो क्या मैं समझूं कि वाटर से कोई वाटर स्ट्राइक भी हो सकती है? हमने सर्जिकल स्ट्राइक देखा है, हमने ऑपरेशन सिंदूर देखा है, हमने एयर स्ट्राइक देखा है। क्या वाटर स्ट्राइक भी देखने को मिलेगी कुछ वहां से, दुश्मनों का कोई बड़ा खतरा भारत के खिलाफ? जिस तरह के एडवेंचर्स जिसको कहते हैं ना, नई नई चीजें हम देखने जा रहे हैं आजकल, कि वेनेजुएला वाला एपिसोड देखा, आज तक ऐसा तो नहीं हुआ था। डिफेंस इंडस्ट्री भी एआई के मदद से या एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से बदल रही है। तो अब जो मानो कि सबमरीन्स का उपयोग हो रहा है और जो मिसाइल्स सी के माध्यम से, समुद्र के माध्यम से चल रही हैं, हो सकता है कि उसमें या तो विध्वंसकारी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी लगा करके उसका विध्वंस किया जाए, या उसके वॉरहेड पे जैसे हम बोलते हैं कि बायोकेमिकल हो, कोई बैक्टीरिया या वायरस इस तरह से लगा करके पर्टिकुलर देश को कोई छोड़ दे। अब उसको लोकेट करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि समुद्र की गहराइयों से वो अटैक होता है, और ये एक्सपेरिमेंटली कोई चीज कोई देश कर ले सपोज, क्योंकि इसमें दो चीजें हैं। एक तो डिफेंस इंडस्ट्री की डिमांड बढ़ा दो तो इकोनॉमी चलेगी यूरोप अमेरिका की, और दूसरी दवाइयों के लिए इतना डर पैदा कर दो कि दवाइयों की इंडस्ट्री को ऊंचा उठा लो, तो वो तब उठेगा जब बीमारियां फैलेगी। आपके लिए आसान सबसे क्या है बीमारी फैलाना, वो वाटर के माध्यम से होती है। एयर पोल्यूशन भी पकड़ा जाता है कि फला फला देश से एयर पोल्यूशन हुआ। जी तो एक जो माध्यम बन सकता है इसका, मैं नहीं कह रहा हूं ऐसा होगा, पर ये रास्ता है जो रास्ता वाटर के माध्यम से, पानी के माध्यम से एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पर हमला कर दे और पकड़ा भी न जाए, और सामने वाले राष्ट्र का विध्वंस, ये दो महासत्ताओं के बीच में होने की संभावना ज्यादा है। तो भगवान न करे ऐसा हो, हम तो प्रार्थना करेंगे कि सारे मनुष्य शांति और प्रेम से रहें, पर यह संभावना दिख रही है जल तत्व से बीमारी आएगी। जी। तो आज आपने एक ओवरऑल पिक्चर हमें दिखाने की कोशिश की है। हमने बात अमेरिका को लेकर भी की, भारत को लेकर भी की, और जाते जाते मुझे लगता है ये सवाल बहुत आगे का है। अब देखिए ना, मैं कई बार आपसे पूछ भी चुकी हूँ कि 29 में ही हमने राम मंदिर निर्माण में देखा, भव्य राम मंदिर बना। 29 में आपका कल्कि धाम भी बनकर तैयार हो जाएगा। हम सभी जानते हैं कल्कि धाम पहला इकलौता ऐसा प्रभु का धाम बनने जा रहा है। भगवान के अवतरित होने से पहले का ये उनका मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा, और शास्त्रों में भी कहा जाता है भगवान कल्कि के आगमन को लेकर। तो जब मंदिर पूरी तरह से बन जाएगा, भगवान कल्कि की प्रतिमा वापस स्थापित हो जाएगी 2029 में, तो क्या लगता है आपको कुछ बड़ा बदलाव, बड़ा देखने को मिल सकता है परिवर्तन देश दुनिया में? नहीं, जब मुगल इस देश में आए थे तो 30,000 मंदिर थे वजूद में, और मुगलों ने उन 30,000 मंदिरों को तोड़ करके राज्य सत्ता कायम की है। किसी भारत देश की बात करूं, सनातन की बात करूं, मंदिर का होना आपके होने का प्रमाण नहीं है। मंदिर के साथ साथ शक्ति का भी होना चाहिए। हमारे वंदनीय अजित डोभाल जी एक प्रवचन में कहते हैं कि भारत को अगर मुंह की खानी पड़ी तो उसका कारण एक ही था
कि अगर बाबर के नाम का रोड है और राणा सांगा का नहीं है, क्योंकि बाबर जीता है और बाबर के साथ शक्ति थी, राणा सांगा हारे हैं, तो याद रखो जब भी शक्ति होगी तो जीतोगे। मंदिर होने का मतलब यही है, सोमनाथ हमारे पास मंदिर नहीं था, सोने से जड़ा हुआ मंदिर था, लेकिन हम शक्ति से च्युत हो गए, हम उसको संभाल ही नहीं पाए, हम उसकी रक्षा ही नहीं कर पाए। हिंदू को, सनातनी को सबसे पहले तो ये चिंतन करना चाहिए कि तुम जिन 33 कोटि, कोटि बोल रहा हूं, करोड़ नहीं, कोटि भगवानों का ध्यान करते हो, देवताओं का, उन सबके हाथों में 8-8 हाथ, 10-10 हाथ दिए हुए, उसमें 9 में तो शस्त्र हैं और 1 में शास्त्र है। तो हिंदू को पहले, सबसे पहले समझना पड़ेगा कि आपके भगवान प्रतीकात्मक स्वरूप से क्या बोल रहे हैं, कि आप शक्ति रखो अपने पास। 8 हाथों में, 6 हाथों में, 5 हाथों में जो भी अस्त्र और शस्त्र हैं, वो अस्त्र और शस्त्र हिंदू के पास होना जरूरी है। उसकी गहराई उसको समझ में आनी चाहिए, ना कि मंदिर खड़ा कर दिया और मंदिर खड़ा हो गया तो आपका राष्ट्र ऊंचा आएगा। मंदिर खड़ा तो हो गया, उसको बचाने के लिए आपके पास शक्ति तो होनी चाहिए। कल्कि का मंदिर खड़ा हो जाएगा 2029 में, बहुत अच्छी बात है, मुझे भी आनंद है, पर कल्कि के हाथ में दिए हुए अस्त्र और शस्त्रों का हिंदू अपने से कोई जोड़ करके देखते हैं कि नहीं देखते हैं? तो सबसे पहले हिंदू को जगना पड़ेगा, सनातनी को जगना पड़ेगा। और जब तक आप शक्ति की साधना न करो, शास्त्र और शस्त्रों की साधना नहीं करोगे, तब तक आप गुरु स्थान पर नहीं पहुंच पाओगे। ऐसा थोड़ी होगा भगवान आपको उठा करके बिठा देगा गुरु स्थान पर, उसके लिए कर्म करना पड़ता है। वो गीता के अंदर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्यवाधिकारस्तेषु मा फलेषु कदाचन। आप कर्म करोगे नहीं और बोलोगे कि हमें गुरु स्थान पर पहुंचना है, ये वाक्य हिंदुस्तान को निर्माल्य कर रहा है। मैं कहता हूं, उठो, कर्म करो, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरानि बुद्ध, जो विवेकानंद का वाक्य है, कठोपनिषद से है, पर मरी हुई प्रजा को उन्होंने जगाया इस मंत्र से। तो सिर्फ मंदिर बनाने से काम नहीं होगा, मंदिर के साथ साथ मंदिर की जो मूर्ति में शस्त्र और शास्त्र है, उसका भी आपको अनुष्ठान करना पड़ेगा, शक्ति का अनुष्ठान करना पड़ेगा। तो बिल्कुल, जब हम आप भैरव शक्ति का जिक्र करते बाबा, आप स्वयं भी शक्ति की उपासना करते हैं, मैं भी शक्ति की उपासना करती हूँ, लेकिन जब बात शक्ति की होती है तो मन में एक सवाल उठता है कि क्या देश को दूसरी महिला प्रधानमंत्री मिल पाएगी भविष्य में? दूसरी महिला प्रधानमंत्री, आप पहली महिला प्रधानमंत्री तो बताओ जो अभी विद्यमान हो। पहली बार इंदिरा जी चली गई, जी जी जी, अभी आपको कौन सी स्त्री दिख रही है जो प्रधानमंत्री मटेरियल आपको दिख रही है? एक स्त्री का वही नाम तभी ले। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ। हम बात कर रहे हैं विश्वगुरु बनने की, मुझे लगता है तभी विश्वगुरु बन पाएंगे ना स्वामी जी, जब शक्ति अपने चरम पर होगी। भारत की नारी में अदम साहस है। भारत की प्रत्येक नारी झांसी की रानी की तरह कर्मठ भी है और बलवान भी है, लेकिन वही है कि हमने शक्ति को दबा के रखा हुआ है। तो भारत की नारी शक्ति को जब तक आप जागने का मौका नहीं देते हो, मैं तो व्यक्तिगत, आपका प्रश्न बहुत बहुमूल्य है मेरे लिए, कि भारत की प्रधानमंत्री कोई स्त्री कब बनेगी? क्यों सिर्फ प्रधानमंत्री तक के हम सपने देखें? भारत के जितने राज्य हैं 30, उसमें प्रधानमंत्री की मतलब चीफ मिनिस्टर क्यों ना स्त्री बने? आपकी 50% रिजर्वेशन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से चालू करें और ग्राम पंचायतों से प्रारंभ करें। ऐसा ना हो कि ठप्पे वाली स्त्री हो। ठप्पे वाली मतलब ग्राम पंचायत की सरपंच तो स्त्री होती है, लेकिन बैठा उसका पति है। तो जब तक उसको भारत की, आप मुझे बताओ, न्याय व्यवस्था के अंदर सुप्रीम कोर्ट में स्त्रियां कितनी हैं? रिजर्वेशन देनी है तो 50% पूरे के पूरे स्त्रियों को रिजर्वेशन देकर के उनको जगाना होगा, उठाना होगा। और राजनीति के अंदर भी जो नया समीकरण आ रहा है पार्लियामेंट का, 50% अगर स्त्रियों को दिया जाए तो भारत के अंदर काबिल स्त्रियां हैं। मैं नहीं कहूंगा कि एक या नाम लो, नहीं नहीं, जो आपको दिख रही है वो तो एक फैमिली की ब्रांडेड है, वो तो एक कंपनी प्रोडक्ट है जी, है ना। और मैं स्पष्ट कहूं कि गांधी की पूंछ लगाने से सारी गांधी नहीं होते हैं। तो गांधी की पूंछ नाम की लगाने से कोई गांधी हो जाएगा? उसके लिए आपको कर्म करना पड़ता है, इसको धर्म को समझना होता है, राष्ट्र को समझना होता है, उस राष्ट्र की चेतना के प्रति अपनी चेतना को एक करना होता है। तो भारत के अंदर स्त्रियां बहुत हैं और अदम्य साहस है उनमें, लेकिन उनको आने का मौका चाहिए, राजनीति में भी, जुडिशरी में भी, एडमिनिस्ट्रेशन में भी, हर एक फ्रंट पर। और उसके लिए मुझे लगता है कि स्त्रियों को स्वयं से भी शक्ति खुद की जागरण करनी पड़ेगी। हमने बहुत प्रयास किया कि 2026 को काली की साधना के वर्ष से जोड़ करके अपने साधकों को दिया, या भैरव जी की साधना से जोड़ करके दिया। तो बंगाल में चुनाव आ रहा है, वो भी शक्ति का एक साधना है, करना पड़ेगा। तो परिवर्तन चाहिए तो संघर्ष तो करना पड़ेगा। बिल्कुल, मैं भी यही मानती हूँ, परिवर्तन तो प्रकृति का सबसे बड़ा नियम है।
बिल्कुल। हमसे जुड़ने के लिए, नववर्ष 2026 की इतनी खूबसूरत तस्वीर हमें दिखाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ मुझे और स्वामी योजी को इसी की तरह इजाजत दीजिए, पुनः मिलेंगे नए विषयों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। नमो नारायण। नमो नारायण।